ओके। ये स्लाइड हमने देख ली थी। ये फर्म्स थी जो हमने बताया था आपको, सप्लाई कर्व, हाउ सप्लाई कर्व्स इफ डिटरमिन इन द मार्केट, एंड दिस इज मार्केट सप्लाई। एंट्री एग्जिट इन द लॉन्ग रन, ये आपको बताना था। इन द लॉन्ग द नंबर ऑफ फर्म्स कैन चेंज ड्यू टू एंट्री एग्जिट। फ्री एंट्री एग्जिट का जो है क्या कहते हैं, बेसिक अजम्पशन है ये परफेक्ट मार्केट का। तो उसमें यह है कि कोई फर्म किसी वक्त भी एंट्री भी हो सकती है और उसकी एग्जिट भी हो सकती है। अब ये कंडीशन है, इफ़ एग्जिस्टिंग फर्म्स अर्न पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट, आई मीन कि ज़ीरो प्रॉफिट नहीं है बल्कि उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन मौजूद है, तो व्हाट हैपन इन द लॉन्ग रन, ये हमें देखना पड़ेगा। इफ़ एग्जिस्टिंग फर्म्स अर्न पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट, इट मीन्स न्यू फर्म्स विल इंटर एंड शॉर्ट रन मार्केट सप्लाई कर्व शिफ्ट राइट। जब नई फर्म्स आएंगे तो ज़्यादा बात प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और उसी प्राइस के ऊपर ही, क्योंकि सप्लाई बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा। और सप्लाई कर्व जब शिफ्ट होगा तो इसका मतलब कि सप्लाई एक्सीड डिमांड, जिसकी वजह से प्राइस, और सप्लाई एक्सीड डिमांड से मतलब ये है कि आपका जो यहाँ पर सरप्लस सप्लाई है, सरप्लस प्रोडक्शन है, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। इफ़ एग्जिस्टिंग फर्म इज अनकर लॉसेस, लेकिन अगर ये है कि अगर एग्जिस्टिंग फर्म्स जो हैं वो लॉस बेयर कर रही होंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी फर्म जो होंगी वो यहाँ से निकल जाएंगी, और जब उनके निकलने की वजह से जाहिर है कि उनकी प्रोडक्शन क्योंकि ख़त्म हो जाएगी तो उसी सेम प्राइस के ऊपर जो है वो सप्लाई कर्व जो है वो सप्लाई कम हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि सप्लाई कर्व लेफ़्ट को शिफ्ट हो जाएगा। अब ये किस तरह से होगा, देखिए इकोनॉमिक्स के अंदर ये कहा जाता है कि ज़ीरो प्रॉफिट पे ये कंडीशन, ये जो है फर्म्स काम कर रही होती है। तो इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एंट्री एग्जिट इज कंप्लीट, रिमेनिंग फर्म्स अर्न ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। जैसे इससे पहले बताया गया कि अगर सप्लाई ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा है तो बहुत सारी फर्म्स इंटर होंगी, जब ज़्यादा फर्म्स इंटर होंगी तो उसके अंदर फिर ये, क्योंकि हर किसी का कॉस्ट स्ट्रक्चर अलग होता है, तो वो जो है क्या कहते हैं, जब ज़्यादा बढ़ जाएगी मार्जिनली एक फर्म तो फिर लॉस जो है वो बढ़ जाएगा, और जब लॉस बढ़ जाएगा तो फिर दोबारा फर्म जो है इसके अंदर वहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगी। तो फिर एक तरफ इजाफा हो रहा है और एक तरफ रिडक्शन हो रही है नंबर ऑफ फर्म्स की एंट्री एग्जिट की वजह से। तो आप जो है वो ज़ीरो प्रॉफिट के ऊपर ही जो है वो क्या कहते हैं रहते हैं। ज़ीरो इकोनॉमिक ऑफ प्राइस इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट, यानी कि ये है कि आपका एवरेज रेवेन्यू अगर एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि आपका कोई भी उसके ऊपर प्रॉफिट नहीं है। क्यों है इस बताया, सिंस फर्म्स प्रोड्यूस कहाँ पर कर रही है, जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है वहीं पर ही कर रही होती हैं। तो ज़ीरो प्रॉफिट कंडीशन क्या है कि जनाब के मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो दोनों बराबर हों, और वो पी वाला पॉइंट है। जिस तरह से हमने देखा था कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो कट करता है बिल्कुल लोवेस्ट जो पॉइंट है उसका एवरेज टोटल कॉस्ट से, और उसी के ऊपर अगर अगर प्राइस भी वही है, मैं मतलब ये कह रहा हूँ कि इफ़ द प्राइस इज़ द सेम, जो लाइन है वो भी जो है क्या कहते हैं वो बिल्कुल एक निचले पॉइंट से उसको कट करके गुजर रही है, तो इन द लॉन्ग रन जो है यही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अच्छा जी, ये मैंने आपको बताया भी उसके ऊपर कि मार्जिन कर्व जो होगा वो इंटरसेक्ट करता है एवरेज टोटल कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट से। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस इज़ इक्वल टू लॉन्ग रन में क्या है, किसके बराबर होगा, मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर होगी। जितनी मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट होगी लॉन्ग रन के अंदर, वही जो है मार्केट के अंदर प्राइस प्रिवेल कर रही होगी कंपटीशन की वजह से। अच्छा, अब यह है कि जनाब वाई डू फर्म्स स्टे इन द बिजनेस इफ़ प्रॉफिट इज़ ज़ीरो। तो उसमें मैंने इससे पहले भी आपको शुरू में बताया था कि इकोनॉमिक प्रॉफिट इज़ रेवेन्यू माइनस ऑल कॉस्ट, और मैंने आपको दोनों कॉस्ट इससे पहले भी जैसे ही लेक्चर शुरू होता था मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑल कॉस्ट इंक्लूडिंग इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एवरी कॉस्ट इज़ इंक्लूडेड इन द टोटल कॉस्ट। तो ये उसमें जो है इंक्लूड होता है, तो इसका मतलब ये है
कि वो ज़ीरो प्रॉफिट ही है। जैसे मैंने एक आपको बताया कि एक वेंचर था कि जनाब जिसमें 10% इंटरेस्ट रेट है मार्केट के अंदर, लेकिन अगर आप बिज़नेस करते हैं तो वो तकरीबन 6 या 7% आपका प्रॉफिट दे रहा है। तो उसमें यही होगा कि जनाब कि आप जो है वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी है, और मतलब ये कि इकोनॉमिक लॉस है इसके अंदर, कि अगर आप उसको बैंक पर रख देते अपनी इन्वेस्टमेंट को तो 10% रन कर रहे होते थे, जबकि प्रॉफिट जो है वो वैसे बिजनेस को रन करने में 6% है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी फर्म जो है उसमें से निकल जाएंगी, इसलिए कि जाहिर है कि इसके प्रॉफिट जो है वो इतना अच्छा नहीं है, बल्कि सिर्फ ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंक में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा है। तो इसी वजह से अगर हम अज्यूम ये कर लें कि जना इम्प्लिसिट कॉस्ट सिर्फ यही है कि जो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो इसका मतलब ये है कि अगर बैंक के अंदर जो है वो 10% इसका रेट ऑफ रिटर्न है और आपके बिजनेस में भी 10% रेट ऑफ रिटर्न है, तो आप उसके ऊपर जो है वो फर्म जो है वो बिजनेस करती रहेंगी, इसलिए कि उनको प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है, अगरचे इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो उसका ज़ीरो है। अच्छा और ये मैंने आपको बता दिया कि फर्म अर्न्स इनफ रेवेन्यू टू कवर दीज कॉस्ट। ये जो ज़ीरो प्रॉफिट इक्विलिब्रियम पे ये मैंने बताया था कि इम्प्लिसिट कॉस्ट भी इसके अंदर कवर हो रही है, जो एग्जांपल मैंने दी थी। तो उसमें जो है ज़ीरो प्रॉफिट के अंदर भी अकाउंटिंग प्रॉफिट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अब ये मार्केट है लॉन्ग रन, ये जो मार्केट सप्लाई कर्व ये इस तरह से है कि फर्म का सप्लाई कर्व ये है, जो आपको लेफ्ट साइड पर नज़र आ रहा है। और इन द लॉन्ग रन द टिपिकल फर्म अर्न ज़ीरो प्रॉफिट। हमने कह दिया कि जनाब ज़ीरो प्रॉफिट करें। ज़ीरो प्रॉफिट कहाँ पर होगा? इस पॉइंट के ऊपर होगा ज़ीरो प्रॉफिट, कि जहाँ पर ये जो पॉइंट है आपका सबसे नीचे वाला, ये जो है इस पे क्या हो रहा है कि ये मार्जिनल कॉस्ट कट कर रहा है एवरेज टोटल कॉस्ट को बिल्कुल उसके लोएस्ट पॉइंट से, और यही इसका प्राइस भी है। तो इट मीन्स कि इसका मार्जिनल कॉस्ट और इसमें से जो प्राइस है विच इज़ इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट। लॉन्ग रन मार्केट सप्लाई कर्व कुछ इस तरह से है कि हॉरिजॉन्टल होगा, ये तो वही है इसके ऊपर। सप्लाई कर्व लॉन्ग रन जो होता है वो इस तरह से है। अब इसमें हमने कहा कि जनाब थोड़ा सा और पीछे जाएं यहाँ पर, कि लॉन्ग रन मार्जिन सप्लाई कर्व जो होगा वो हॉरिजेंटल होगा अगर प्राइस जो है वो आपकी फिक्स है। अमूमन जो बिल्कुल परफेक्ट मार्केट के अंदर सप्लाई कर्व जो होता है वो हॉरिजेंटल ही होता है मार्केट का, जबकि फर्म का जो है पॉजिटिव स्लोप के अंदर हो रहा होता है। अब इसमें से क्या हुआ है कि जनाब के मार्जिनल कॉस्ट जो है एक्चुअली क्या है, यही आपका जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है यही आपका सप्लाई कर्व भी है, और इसी कर्व के ऊपर डिमांड भी है। और आप देख लें कि इस प्राइस के ऊपर जो है ये क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, ये इस डिमांड के ऊपर डिमांड सप्लाई यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि मार्केट प्राइस ये प्रिवेल कर रही है, और प्राइस अगर प्रिवेल कर रही है तो इट मीन्स के उसका सप्लाई और डिमांड इक्वल है उस हर पॉइंट के ऊपर। तो अब इसमें अगर हम देखते हैं कि अगर कॉस्ट स्ट्रक्चर कुछ का इसका इस तरह से है कि आपका जो है ये अगर प्राइस बढ़ जाती है मार्केट में, डिमांड बढ़ गई फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, जैसे मैं इसको थोड़ा सा कि फॉर एग्जांपल के डिमांड बढ़ गई है किसी भी वजह से, ये डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ के ये हो गई है। अब डिमांड बढ़ गई है तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्राइस भी बढ़ जाएगी। अब इस प्राइस के ऊपर जो है वो मार्केट प्रिवेल करेगी कि ये उसकी प्राइस है मार्केट में। अब प्राइस बढ़ गई है तो इट मीन्स कि जनाब अब इसकी सप्लाई भी बढ़ेगी। कब तक बढ़ती रहेगी? इसलिए कि देखिए यहाँ पर जो है ना ये ज़ीरो प्रॉफिट से ऊपर की चीज़ है ये, कि इस पॉइंट के ऊपर ये जो है आपका ये कॉस्ट है, ये आपकी प्राइस है, और ये जो है इसका सप्लाई कर्व होना चाहिए इसका। तो अब ये है कि इसी प्राइस के ऊपर क्या होगा कि ये प्रॉफिट एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा है एक फर्म का। तो जब प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो वो क्या करेगी, वो अपनी सप्लाई को बढ़ाएगी। तो इस तरह से अगर एक फर्म करेगी तो मज़ीद फर्म भी करेंगी, और इंडस्ट्री के अंदर क्योंकि ये प्रॉफिट मार्जिन मौजूद है तो इट मीन्स कि ये भी हो सकता है कि जनाब लॉन्ग रन के अंदर मज़ीद फर्म्स जो है वो इसमें इंटर होंगी, और क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉफिट एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है ये मौजूद है। जब इस किसी भी तरह की सूरत हाल में क्या होगा कि सप्लाई भी जो फ़ौरन बढ़ जाएगी। अच्छा ये सप्लाई कब तक बढ़ती रहेगी? ये सप्लाई उस वक्त तक बढ़ती रहेगी जबकि दोबारा जो है ये प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू नहीं होता। इसलिए कि जब ये सप्लाई बढ़ी तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर क्या होगा, सप्लाई बढ़ने की वजह से फॉर एग्जांपल ये इस पॉइंट पे नहीं थी, बल्कि मैं कहता हूँ कि यहाँ बीच में कहीं आती है, तो उसकी वजह से प्राइस जो पहले बढ़ के P2 हो गए थे, तो अगर ये S1 बढ़ के यहाँ आता है तो प्राइस जो होगी इन बिटवीन P1 और
P2 कहीं होगी, इस तरह से बढ़ती चली जाती है और प्राइस जो है वो नीचे आती चली जाती है। ये उस वक्त तक होता रहेगा जब तक कि ये दोबारा अपने नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर यानी ज़ीरो प्रॉफिट के ऊपर नहीं आ जाते। तो इस पॉइंट के ऊपर देख लें कि जनाब कि ये हुआ ये कि डिमांड बढ़ी, डिमांड की वजह से जो है क्या हुआ, प्राइस बढ़ी, प्राइस की वजह से फिर बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ी, सप्लाई बढ़ने की वजह से फिर दोबारा प्राइस कम होना शुरू, और ये उस वक्त तक कम होती रही कि जिसकी वजह से ये उस वक्त तक सप्लाई बढ़ती रही जब तक कि दोबारा जो है क्या कहते हैं इनिशियल पॉइंट के ऊपर ये नहीं आ जाता। तो दिस इज़ हाउ द मार्केट एंड इंडस्ट्री बिहेव इन द शॉर्ट रन एंड इन द लॉन्ग रन। कि जनाब ये दोबारा Q3 हो गया, तो इसमें यही है कि आपके डिमांड बढ़ने की वजह से और फिर सप्लाई बढ़ने की वजह से क्वांटिटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी दोबारा बढ़ जाती है, ठीक है, ताकि वो दोबारा ज़ीरो प्रॉफिट के ऊपर आ जाए। अच्छा जी, वाई द लॉन्ग रन सप्लाई का माइट स्लोप अपवर्ड। अब ये क्यों हो सकता है? द लॉन्ग रन मार्केट सप्लाई कर्व इज़ हॉरिजेंटल। अगर क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल उस वक्त होगा कि जब ऑल फर्म्स हैव द आइडेंटिकल, ये समझने की एक अजम्पशन है, ऑल फर्म्स हैव आइडेंटिकल कॉस्ट एंड कॉस्ट डू नॉट चेंज एज अदर फर्म्स इंटर और एग्जिट इन द मार्केट। कि जनाब ये चीज़ें होती रहेंगी तो इस वजह से आपका होगा। अगर ये चीज़ सही नहीं है तो जाहिर बात है कि ये लॉन्ग रन सप्लाई कर्व जो है आपका हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा बल्कि अपवर्ड स्लोप हो जाएगी। अच्छा, ये क्यों नहीं हो सकता? जाहिर है कि हर फर्म की आइडेंटिकल कॉस्ट नहीं होती है। ये मतलब ये है कि जो ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर रहा होता है जाहिर है कि उसकी वो एक जो हमने आइसो काउंट और आइसो कॉस्ट का पढ़ा था जो कि हर फर्म का अलग अलग हो सकता है, लेकिन बहरहाल क्या कहते हैं कि इसकी वजह से भी जो है एक फ़र्क मतलब ये सेम भी रह सकता है, लेकिन ये अमूमन ऐसा होता है कि कॉस्ट स्ट्रक्चर एक दूसरे से थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरों के ऊपर। अब जैसे कॉस्ट स्ट्रक्चर कि जनाब हमने किसी फर्म के ऊपर कहीं किराया ज़्यादा है, कहीं की बिजली का खर्च ज़्यादा है, किसी का टैक्स ज़्यादा है, किसी का टैक्स कम है, तो बहुत सारी इस तरह की वजूहत हो सकती हैं कि जिसकी वजह से जो है क्या कहते हैं उनका कॉस्ट जो होगा वो कम हो सकता है। या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है फॉर एग्जांपल कि जनाब की फैक्ट्री में एक जो है वो आपकी कमोडिटीज़ मैन्युफैक्चर होती है और मैन्युफैक्चरिंग जो है फिर वो उसको वहाँ पर दूसरे जगह पर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उसकी वजह से वो जो है उसकी आपकी जो सप्लाई कॉस्ट जो है वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। लेकिन दूसरी जो कि कॉस्ट डू नॉट चेंज एज देयर फर्म्स इंटर एग्जिट, ये अमूमन जो है क्या कहते हैं सही नहीं है, ठीक है ना। फर्म्स हैव डिफरेंट कॉस्ट एज प्राइस राइजेस, फर्म विद द लोअर कॉस्ट इंटर द मार्केट बिफोर दोज हु आर द हायर कॉस्ट। कि जिनकी कॉस्ट सबसे कम है वो पहले मार्केट में आएंगी और जिनके हायर कॉस्ट है वो बाद में आएंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको कि शट डाउन पॉइंट के ऊपर है कि जनाब के शॉर्ट रन के अंदर जो है वो सस्पेंड कर देता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जैसे ही अगर डिमांड के बढ़ने की वजह से उसकी प्राइस बढ़ती है तो फिर वो दोबारा मार्केट के अंदर इंटर हो जाता है। या गवर्नमेंट की कोई इस तरह की पॉलिसी हो जाती है कि जिसकी वजह से उसका कॉस्ट प्रोडक्शन कम हो जाती है, या उसकी कॉस्ट की जो कवर जो है वो गवर्नमेंट खुद करके दे रही होती है, उसके टैक्सेस कम कर देती है, या उसके रॉ मटेरियल वगैरह के अंदर कॉस्ट कम आ जाती है, तो जिसकी वजह से दोबारा वो अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता है। तो ज़ाहिर बात है उसकी कॉस्ट जो होगी कम होगी एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो कि बिल्कुल एक नया प्लांट जो है वो मार्केट में लेकर आ रहे होंगे। अच्छा जी, ये वही हो गया। फर्दर इंक्रीज इन द पी मेक द इट वर्कवाइल फॉर द हायर कॉस्ट फर्म्स टू एंटर द मार्केट व्हिच इंक्रीज द मार्केट इज क्वांटिटी सप्लाई। अच्छा, लॉन्ग रन सप्लाई स्लोप्स अपवर्ड, ये हो गया एक इसके ऊपर। अच्छा जी, एट एनी जो प्राइस लाइन है आपकी, वो जो प्राइस लाइन जो है, अगर ये इससे पहले बताया जा चुका है इसके ऊपर कि क्योंकि वो लोएस्ट पॉइंट के ऊपर जो है वो कट कर रही होती है एवरेज टोटल कॉस्ट की जो प्राइस लाइन है, तो वहाँ पर प्रॉफिट ज़ीरो होता है। जब तक ये प्रॉफिट ज़ीरो नहीं हो जाता है उस वक्त तक जो है क्या कहते हैं फर्म्स की एंट्री और एग्जिट जारी रहती है। और फॉर लोअर कॉस्ट फर्म्स जाहिर है कि उसका जो है वो प्रॉफिट पॉजिटिव होता है। अच्छा, कॉस्ट, अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जनाब कि अगर फर्म्स इंटर होती हैं मार्केट के अंदर तो कॉस्ट बढ़ती है। अभी तो हमारा यही अजम्पशन था जो मैं कह रहा था कि नहीं जनाब की जो सेकंड अजम्पशन जो है ये इतना ठीक नहीं है, जो इसमें ये कह रहे हैं कि नहीं कि आपका जो है वो कि इन द लॉन्ग रन जो है वो कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है इंट्री एग्जिट की वजह से। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ऐसा, इसकी हम वजह बताते हैं आपको, इसके अंदर है ये। In some industries, the supply of key inputs is limited.
ठीक है ना। अब ये है कि जनाब अगर कोई फर्म जो होती है वो चाहती है कि मज़ीद चीज़ें प्रोड्यूस करे, इसके लिए कॉस्ट बढ़ गई है, तो उसको मज़ीद इनपुट भी चाहिए। ये इनपुट मटेरियल या रॉ मटेरियल, जाहिर बात है कि वो मार्केट के अंदर रॉ मटेरियल की डिमांड जो है वो बढ़ चुकी होगी। जब रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ चुकी होगी या लेबर की डिमांड जो है उस मार्केट में बढ़ चुकी होगी, तो इसका मतलब है कि उसकी प्राइस भी डिमांड बढ़ने की वजह से इनपुट प्राइस बढ़ जाएगी। जब इनपुट प्राइस या बढ़ जाएगी तो इसका मतलब इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, तो इट मीन्स कि जनाब का टोटल कॉस्ट जो है वो उसकी बढ़ गई। तो अब ये होता है कि जनाब कि अगर किसी फाइनल प्रोडक्ट की डिमांड अगर बढ़ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो पीछे जो इसकी रॉ मटेरियल की सप्लाई है वो अबंडेंस है, वो उनके लिए कोई मसला ही नहीं, जितनी चाहो मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। बल्कि जाहिर बात है कि उनकी जो सेकेंडरी मार्केट होती है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है, उसके ऊपर प्रेशर आता है। जब उसके ऊपर प्रेशर आता है तो जाहिर है कि फिर वो जो उसकी जो अप स्ट्रीम जो क्या इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर भी प्रेशर आएगा, और इस तरह से डाउन स्ट्रीम जो उसकी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा होगा। तो ये सिर्फ एक तरफ नहीं होता है, बल्कि ये अगर जो है किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो साथ साथ उसके इनपुट की डिमांड भी बढ़ती चली जाती है, और ये एक पूरा एक जो है ना चेन है जो पीछे चलती रहती है। ये इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। इकोनॉमिक्स में उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट करते हैं कि ये मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से जाहिर है कि आप एक सर्टेन लेवल तक तो रहते हैं, उससे कोई बहुत ज़्यादा ना आगे बढ़ सकते हैं ना नीचे। अगर हम ये कह दें कि नहीं जनाब कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज ही नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि सप्लाई तो आप जितनी चाहें बढ़ा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़ाहिर बात है आप सप्लाई हमेशा हर जगह नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि स्कैरसिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसके अंदर भी स्कैरसिटी इसी तरह से मौजूद है। एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इंक्रीजेज डिमांड फॉर दिस इनपुट कॉजिंग इट्स प्राइस टू राइज। ये मैंने आपको बता दिया इस तरह से। द इंक्रीज और दिस इंक्रीजेज ऑल फर्म्स कॉस्ट। ज़ाहिर है कि ये फर्म्स का कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। तो so the hence an increase in the price is required to increase the market quantity supplied, so the supply curve is upward sloping। तो जाहिर बात है, क्योंकि देखें इसकी वजह से प्राइस के ऊपर फ़र्क आ रहा है, क्योंकि अब कॉस्ट स्ट्रक्चर बढ़ गया है, तो इसका मतलब ये है कि फिर वहाँ पर भी प्राइस जो होगी, जो फाइनल प्रोडक्ट होगी उसकी भी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से वो फिर वो हॉरिजॉन्टल जो है वो नहीं रह सकता, क्योंकि वो जो एवरेज टोटल कॉस्ट का जो कर्व जो आप देख रहे होते हैं वो क्या होगा, वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जब वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो जाहिर बात है कि इसका मतलब ये है कि फिर वो आपकी जो हॉरिजॉन्टल जो एक सप्लाई कर्व है वो नहीं रह सकता। ठीक है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा, एक मिनट, ये मैंने आपको सब कुछ बताया, तो मैं इसको थोड़ा सा एक वाज़ेह भी कर दूं ज़रा सी। एक मिनट। ये देखें, जैसे ये है ना, इसके ऊपर एवरेज टोटल कॉस्ट, मैं कह रहा हूँ कि इन द लॉन्ग रन डिमांड बढ़ गई। डिमांड के वजह से हमने यहाँ तो देख लिया सप्लाई बड़ी आसानी से बढ़ गई, लेकिन इसमें असल में हो क्या रहा है? असल में हो ये रहा है कि ज़ाहिर बात है साथ साथ अगर जो है इसकी रॉ मटेरियल की सप्लाई बढ़ जाएगी, रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ जाएगी, तो रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ जाएगी, यानी वेरिएबल कॉस्ट उसका बढ़ सकता है। जब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा इसका, तो ज़ाहिर बात है एवरेज टोटल कॉस्ट जो यहाँ पर वो यहाँ नहीं रहेगी, बल्कि वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। जब वो ऊपर शिफ्ट हो जाती है तो इट मीन्स कि जनाब के वो मार्जिनल कॉस्ट को यहाँ कहीं इधर उधर शिफ्ट ये जो है कट कर रही होगी। तो अब ये जो है वो इंडस्ट्री कर्व इस वजह से वो हॉरिजॉन्टल नहीं रह सकता है, बल्कि क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिवली स्लोप ही रहेगा। चलें, बल्कि मैं एक काम कर लेता हूँ ना यार, इसको मैं आपको जो है इसका मैं क्वेश्चन ही बना के दे देता हूँ आपको एज ए असाइनमेंट, कि बताएं कि व्हाट विल हैपन अगर ऐसा होता है। चलें जी, ओके। कंक्लूजन, द एफिशिएंसी ऑफ अ कंपैरेटिव मार्केट, ये एक मैं बता दूँ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ होगा? जहाँ मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कट करेगा या उसकी इक्विवेलेंट होगा। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? प्राइस हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू के इक्विवेलेंट होता है, मार्जिनल रेवेन्यू ही असल में उसकी प्राइस होती है। तो कंपैरेटिव इक्विलिब्रियम में क्या होगा फिर? मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस के बराबर है, ये तो एक अजम्पशन है, और मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के हमेशा बराबर होगा, ये एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन है। तो अगर ये इस मार्जिनल रेवेन्यू की जगह, क्योंकि ये पी के इक्विवेलेंट है, तो मैं इसको यहाँ पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट भी जो है वो प्राइस के इक्विवेलेंट हो जाएगा। मैथमेटिकली ज़ाहिर है कि इसको प्रूव किया जा सकता है इस तरह से। मार्जिनल कॉस्ट क्या चीज़ है? मार्जिनल यूनिट, एडिशनल यूनिट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट जो आ रही है, जो एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल यूनिट को
प्रोड्यूस करने पर जो एडिशनल कॉस्ट आ रही है, दैट्स इज एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, P is the value to buyers of the marginal unit. Competitive equilibrium is efficient, maximize total surplus. ये कंडीशन होगी तो इसका मतलब है कि इसके करस्पॉन्डिंगली जो भी प्राइस होगी और या जो भी क्वांटिटी होगी प्रोड्यूस, वही जो है एक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सप्लाई जो है वो होगी। चलें नेक्स्ट के अंदर हम देखेंगे मोनोपोली और क्या कहते हैं ये सब सारी चीज़ें जो है वो क्या होती हैं। डेडवॉट लॉज से पहले मैंने आपको बताया था, for a firm in perfectly competitive market, price is equal to marginal revenue which is equal to average revenue। ये इससे पहले कॉस्ट का पढ़ा था, लेकिन ये इसके ऊपर है। और ये भी हमने पढ़ा था कि तो शॉर्ट रन में क्या होता है कि अगर प्राइस जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है तो इट मीन्स कि वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाता रहेगा अनटिल अनलेस के जो है ये प्राइस मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर नहीं आ जाता। और अगर दूसरी कंडीशन होती है कि नहीं जनाब कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई है प्राइस से, तो फिर वो अपनी प्रोडक्शन को कम करना शुरू कर देगा। उस वक्त तक कम करेगा जब तक कि प्राइस की इक्विवेलेंट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं हो जाता। और अगर इससे नीचे होगा और या अगर ये पॉइंट होगा जहाँ पर जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और पी कम है, तो इट मीन्स कि ये जनाब उसका जो पॉइंट होगा ये शट डाउन पॉइंट जो है वो होगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि कंक्लूजन में बताया जाए कि अगर ये लॉन्ग रन के अंदर क्या है कि अगर एवरेज टोटल कॉस्ट वो है जो है अगर प्राइस से कम है तो मार्केट से आउट हो जाएगी वो फर्म। और शॉर्ट रन के अंदर हमने कह दिया कि एंट्री जो है वो पॉसिबल नहीं है, ये एक अजम्पशन है हमारा। ठीक है, विथ फ्री एंट्री एंड एग्जिट प्रॉफिट इज इक्वल टू 0 इन द लॉन्ग रन एंड प्राइस विल बी इक्वल टू एट मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट लेवल। ठीक है, ये हमारा जो है पूरा एक था इसका, ये जो हमने इसको देखा फिर आपके लिए। राइट, एनी क्वेश्चन? नो सर। सर ये जो आप क्वेश्चन देंगे इसकी जो डेडलाइन है वो कल रात तक की रखिएगा प्लीज़, क्योंकि आज रात 8 बजे तक मेरी क्लासेस हैं। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। मैं अभी आपको जो है वो LMS पे जो है इसको कर दूँगा, या चलें छोड़ा रहने दे यार, ऐश करें आप लोग। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, चलें ठीक है। और कोई सवाल किसी का? और सबने सर वो अटेंडेंस? आपको पेपर्स का आपको बताना था। हाँ, पेपर्स का मैं अभी जो है देख लेता हूँ, जिसके नंबर ज़्यादा कम है मैं उनको अभी कॉल करके मैं बता देता हूँ कि उसमें क्या उन्होंने मिस्टेक की हुई है। ठीक है, ये मैं कर देता हूँ अब इसको। सर बाकी जब आप कॉपी शो करेंगे अगर मार्क्स बढ़ने की गुंजाइश होगी आप बढ़ा देंगे ना? देखें क्या सूरत हाल होती प्लीज़ है। सर मार्क्स बढ़ा दीजिएगा, थोड़े से तो बढ़ाइएगा, बहुत ख़राब आए हैं। जब यार मसला ये है कि मैं अगर जी सर। किसी का मार्क्स बढ़ाऊंगा जी सर, खराब आए हैं नंबर। तो नहीं, अगर मैं मार्क्स किसी बढ़ाऊंगा तो सबको ही बढ़ाऊंगा ना भाई। बस सर हाँ, थोड़ा स्टेटी 1 नहीं आते।